इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हर इंसान की अपनी कुछ डिज़ायर्स होती है, कुछ सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं अपनी डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है? लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है, मतलब हर इंसान के लिए, हर रीजन के लिए, हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए ये डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, ये पर्सपेक्टिव जो है उसका वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? हो सकता है एक वेस्टर्न कंट्री में डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो, और एक हमारे इंडिया है, जैसे इंडिया में डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है? बिहार के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो, दिल्ली के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है कंट्री की, उसकी भी हम बात करते हैं, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है। फ्रीडम आती है, इक्वालिटी आती है, लाइफ जो है डिग्निटी के साथ यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, ये भी एक डेवलपमेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो, ये भी एक डेवलपमेंट है। अब हमने मेन स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ईजिली जो है डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो, यहाँ तक कि उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम ले कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर देश में कहीं डैम बन रहा है तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि डैम बनेगा तो पानी उसको प्रॉपर मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रॉपर मिल पाएगी, ठीक है? तो उसके लिए तो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो उस एरिया के आसपास लोग रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं या जो फॉरेस्ट है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो फॉरेस्ट कट जाएंगे, वो गांव को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा पानी वहां चला जाता है। तो उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। तो एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है, दूसरे पर्सन के लिए क्या है, वो डिस्ट्रक्शन है। अब हम मेनली जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि डेवलपमेंट हो रही है मतलब इनकम बढ़ रही है। लेकिन क्या सिर्फ इनकम ही मेन गोल होता है? नहीं, इनकम के अलावा भी बड़े सारे गोल्स होते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, फ्रीडम मिलना, एजुकेशन मिलना, सिक्योरिटी मिलना, जॉब की रिस्पेक्ट मिलना, पीस मिलना, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना, ये सब भी। दो लोग हैं, सेम इनकम उनकी हो रही है, लेकिन एक बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट में काम करता है, जहाँ पे टॉक्सिक जो है धुआं वगैरह होता है ना, केमिकल्स कुछ ऐसे यूज हो रहे हैं, और एक ऐसा है जो बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में है। तो चाहे वो इनकम सेम है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट में वो ये भी चाहेगा कि मेरे को क्लीन एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, सेफ्टी मिले, हेल्थ अच्छी मिले। तो डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक गोल नहीं होता, सिर्फ इनकम नहीं होता, ये मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, बड़े सारे गोल्स को मिलाकर जो है डेवलपमेंट की जाती है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पैसों से रिलेटेड भी डेवलपमेंट की बात होती है, और दूसरा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात होती है। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो, एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी कुछ मांगता है कि मेरी ये डिज़ायर है, मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें पूरी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसकी बात होती है, ठीक है? जैसे फार्मर जो है, और हर कोई जो है अपनी कंट्री को डिफरेंट वे में डेवलप होते हुए देखना चाहता है। फार्मर अलग तरीके से देखना चाहेगा, ठीक है? कि इंडस्ट्रीज अलग तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप होता देखना चाहेगा, ठीक है? एक टीचर के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा और एक स्टूडेंट के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है? लेकिन जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जो सब मेजॉरिटी के लिए जो अच्छा होगा वो ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, वो प्रायोरिटी कम रखी जाती है, ठीक है? अब डेवलपमेंट की तो बात हो गई, लेकिन कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी नहीं है, कौन कितनी ज़्यादा है, कौन कम है, उसके लिए जो कंपैरिजन है उसको करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे सिंपल तरीका होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम, कि एक देश टोटली कितने पैसे कमा रहा है, वो इनकम को हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा देश बेटर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम अगर बांग्लादेश और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश तो बहुत छोटा सा है, पॉपुलेशन कम है, तो नेशनल इनकम भी कम होगी। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है? या फिर पाकिस्तान को ही ले लो, पाकिस्तान और अगर हम बांग्लादेश को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश के कंपेरेटिवली बड़ा साइज है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ की नेशनल इनकम भी मे भी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा डेवलप भी हो। तो ये मेथड जो है हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो दूसरा मेथड फिर क्या आता है? दूसरा मेथड हमारा आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज, पर पर्सन की कितनी इनकम है। तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम लेते हैं और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये पहले वाले तरीके से थोड़ा बेटर तरीका है, लेकिन ये भी परफेक्ट तरीका नहीं है। क्यों परफेक्ट तरीका नहीं है? क्योंकि इसमें भी हो सकता है, मान लो 10 बंदों का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, उसमें से एक बंदे की 1 लाख सैलरी है और बाकी सबकी 10-10 सैलरी है, ठीक है? तो देखने में तो ऐसा, और मान लो एक की 1 लाख है, या फिर मैंने कितने बंदे लिए, अ, एक की मान लो कितनी है, 1,10,000 है, ठीक है?
बाकी जो 9 बंदे उनकी 10,000 है, टोटल मिलके 90,000 होगी उसकी, और टोटल इनकम कितनी होगी 2 लाख। और 2 लाख को जब मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 10 लोगों से, तो मेरा आंसर आ जाता है 20,000। सॉरी 20 ऐड करके 2 लाख और वो 10 से करा ना मैंने, तो एवरेज एक आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि एक बंदा तो कमा रहा है 1 लाख और बाकी बंदे कितना कमा रहे हैं, सिर्फ 10-10 हजार। लेकिन एवरेज में वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो पता नहीं चलेगा कि गरीब गरीब और अमीर में बहुत फर्क है, ठीक है। जैसे इंडिया में रिच बहुत रिच है तो पुअर है बहुत पुअर भी है, लेकिन जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो नॉर्मल बीच का कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एवरेज इनकम भी जो है या पर कैपिटा इनकम जो है वो एक परफेक्ट तरीका नहीं है किसी को भी कंपेयर करने का, ठीक है। अब अगर पर कैपिटा इनकम की जस्ट बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो है अपनी एक रिपोर्ट निकाली और उसने उसने बताया कि ऐसी कोई कंट्री जो 12,616 जिसकी पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, तो वो तो हम उसको रिच कंट्रीज में काउंट करेंगे। और अगर किसी की $1,035 इतनी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उससे कम आती है, तो मतलब उसको हम पुअर कंट्री में काउंट करेंगे, ठीक है। और इंडिया की कितनी आई थी, 1,530 2012 में। आपकी बुक में हो सकता है कि थोड़ा लेटर ईयर का कोई दिया हो। तो अब हम कहाँ पे आते हैं, हम ना रिच में आते हैं ना पुअर में आते हैं, हम एक तरह से मिडल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम जैसे अकेला नहीं हो सकता। सिर्फ हमने पहले भी पढ़ा कि गोल हमारा सिर्फ इनकम नहीं हो सकता, इनकम के अलावा भी बड़ी सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। तो हमने 3 स्टेट जो है उसको हमने लिया, महाराष्ट्र, केरला, बिहार, और उसको हमने कंपेयर करा सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नहीं, और भी चीज़ों के बेसिस में। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो 1 साल के अंदर अगर क्या उनकी डेथ तो नहीं हो रही, वो भी ये शो करता है कि उस कंट्री में या उस स्टेट में जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कैसी है, ठीक है। लोगों की हेल्थ कैसी है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी होगी, बेबी हेल्दी होगा तो मोर्टेलिटी नहीं होगी। फिर हमने दूसरा चेक करा लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट का मतलब है कितने लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो वो भी हमने कंपेयर करा। और नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है 14-15 ईयर्स की एज के बच्चे, कितने बच्चे जो है स्कूल को अटेंड करते हैं। तो जब हमने इन सब तीन तीन चीज़ों को करा तो हमें पता चला कुछ चीज़ों में, जैसे अगर पर कैपिटा इनकम की बात करो तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो कम से कम होना चाहिए, तो उसमें केरला अच्छा है कि उसमें सिर्फ 12 है। फिर उसमें लिटरेसी रेट में सबसे अच्छा है केरला, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला अच्छा है। तो सिर्फ हम जो पर कैपिटा इनकम है उस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि कौन सी स्टेट बेटर है। बाकी जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं उनको भी हमें चेक करना ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसको ठीक करने के जो तरीके होते हैं वो होता है, पहला पब्लिक फैसिलिटीज़ देना। पब्लिक फैसिलिटीज़ देना मतलब गवर्नमेंट हमें बड़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है ताकि हम पॉवर्टी से बाहर निकल सके, डेवलप हो सके, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस भी जिसको बोलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से कुछ ग्रेन्स ले लेती है, चावल आटा ये सब ले लेती है, और उसको सस्ते दामों पे सब्सिडाइज्ड रेट पे किसको दे देती है, इन गरीब जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रोवाइड कर देती है, ताकि बेसिक जो फूड है वो उनके पास पहुंच सके, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या देखा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो है तो पूरी कंट्री में हर स्टेट में है, लेकिन कुछ स्टेट ने इसको ज़्यादा अच्छे से काम करा तो वहाँ पे उसका असर ज़्यादा अच्छा दिखा, कई स्टेट्स ने इतना अच्छा नहीं करा। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो 75% लोग जो है जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो इन राशन शॉप्स को यूज़ करते हैं, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 8% लोग हैं रूरल एरियाज में जो इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ आती है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या है, बीएमआई जिसको बोलते हैं। अगर हम अपने वेट को केजी में लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हाइट के स्क्वायर से, और हाइट को हमें मीटर्स में लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट है 50.5 kg और किसी की हाइट है 1.65 मीटर्स, तो हम 50.5 डिवाइडेड बाय 1.65 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद एक नंबर आ जाएगा। तो हमने बोला कि अगर नंबर 18.5 से कम आता है
तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे। और अगर उसी का यही नंबर 25 से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, ओवरवेट है, तो उसको उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 18.5 और 25 के विद इन आता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसका एवरेज है, नॉर्मल है, ना तो वो अंडर नरिश्ड है ना तो वो ओवरवेट है। उसके बाद अब एक मेन चीज़ आती है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। अब वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री का हर साल जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट के नाम पे नंबर 1 पे आती है, कौन से लास्ट पे आती है, कौन से नंबर पे आती है, ये हमें चेक करके बताते हैं। अब वो इसमें सिर्फ इनकम नहीं देखते, बड़े सारे क्राइटेरिया देखते हैं। तो पहला क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड देख सके, क्योंकि पैसा होगा तभी वो चीज़ें अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पाएंगे। हेल्थ स्टेटस वो कैसे देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप एवरेज लोग कितने साल जीते हैं, वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसको चेक करते हैं। और फिर एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल भी दो तरीकों से चेक करते हैं, एक है लिटरेसी लेवल रेट से और एक इनरोलमेंट रेशियो से, कितने लोग जो है वो स्कूल में जाकर जो है एडमिशन ले रहे हैं। अब इंडिया की 2014 में आई थी 135th जो रैंक है, ठीक है, और 2004 की रिपोर्ट में 126 रैंक थी। और साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो श्रीलंका इंडिया से भी आगे, अब छोटा सा देश है तब भी वो हमसे आगे, क्योंकि उन्होंने सारे क्राइटेरिया को देखना है। तो वो पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं, तब जाकर जो है वो बताते हैं कि आप कौन सी लेवल पे आते हो आप, ठीक है। लास्ट हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हमने करी, लेकिन सस्टेनेबल कितनी है, सस्टेनेबल मतलब कि लॉन्ग टर्म कितना चल सकेगी और लॉन्ग टर्म में हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन इसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाएगी, फ्यूचर जनरेशन को इससे नुकसान होगा। जैसे अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, अभी तो हमें चलो उसका हम पॉजिटिव यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को उसका नेगेटिव भी भुगतना पड़ेगा। जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, कोल पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, आज तो हम यूज़ करे जा रहे हैं लेकिन ख़त्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को उसका नुकसान करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये देखना भी ज़रूरी होता है कि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी माइंड में रखें और ऐसी डेवलपमेंट करें कि आज की जनरेशन को भी उसका फ़ायदा हो और आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा हो। तो हमें देखना पड़ता है कि वाटर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको हमें रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दो एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। तो पहला चीज़ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो क्योंकि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इस सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, तो वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए जो ट्यूबवेल्स होते हैं उससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। दूसरा है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अब वो सिर्फ इतना रह गया है कि जो कुछ सालों के लिए यानी 50 ईयर्स के लिए कुछ रह गया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी और ये रिन्यू होने में को मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, तो हमारे लाइफ टाइम में ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है। ये था हमारा डेवलपमेंट चैप्टर।